हेलो एवरीवन, आप सभी का दिन आप पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 4 पार्ट 8 राज्य के सिद्धांत। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस रहेगा नारीवादी सिद्धांत और राज्य के ऊपर में रहेगा, जिसके अंदर में हम जानेंगे जो नारीवादी विचारक थे, जिन्होंने नारीवादी का पक्ष रखा, नारियों का पक्ष रखा, महिलाओं का पक्ष रखा, उनका क्या मानना था राज्य के प्रति, उनका क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो हमारे लेसन के लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर 4 चैप्टर चल रहा है, इसका लास्ट टॉपिक भी यही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेसन के बारे में जानें कि लेसन हमारा है क्या। तो दोस्तों, हम 4th लेसन पढ़ रहे हैं राज्य के सिद्धांत, जिसके अंदर में हम बात कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राज्य है क्या, ठीक है, इसके बारे में जान रहे हैं। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग विचारकों के अनुसार उनका जो कल्पना किया गया, उनके द्वारा जो कल्पना किया गया, तो उनके कल्पना में आदर्श राज्य किस प्रकार का, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस लेसन को मैंने टोटल 9 पार्ट में डिवाइड किया था, तो आज हम लास्ट वाला पार्ट कर रहे हैं नारीवादी सिद्धांत और राज्य का, ठीक है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि नारीवादी जो विचारक थे उनके अनुसार राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। तो लेसन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का। सबसे पहले हम बात करें नारीवादी सिद्धांत है क्या। तो नारीवादी सिद्धांत और राज्य, तो नारीवादी सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, लैंगिक असमानता को समझना, ठीक है, जो लिंग का भेदभाव होता है ना, उसको समझना, लैंगिक राजनीतिक शक्ति संबंधों और लैंगिकता पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, लैंगिक जो राजनीतिक होती है कि भैया लड़का लड़की की राजनीति, शक्ति, ठीक है, और लैंगिकता पर ध्यान देना, लड़का लड़की की जो लिंग में भेदभाव होता है ना समाज के अंदर में, उस पर ध्यान देना, उसको केंद्रित करना, ये इसकी मेन उद्देश्य के तौर पर माना जाता है। इन सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की आलोचना करते हुए नारीवादी सिद्धांत ज्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित करती है। आप कभी भी जब नारीवादी सिद्धांतकारों की बात करोगे तो नॉर्मली वहां पे आपको क्या दिखेगा, वो नारीवादियों की तरफ झुकाव दिखेगा। कारण क्या है, क्योंकि वो नारी जो जितनी फीमेल्स होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं, उनकी तरफ झुकाव दिखता है, क्योंकि वो महिलाओं की आवाज उठाते हैं, ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। और दूसरा कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं दिखता है, जिसके कारण से ये नारीवादी के सपोर्ट में आते हैं, मतलब जिसका महिलाओं का सपोर्ट दूसरे विचारों में नहीं दिखता है, ठीक है। ज्यादातर विचारों में महिलाओं के विचारधारा को, महिलाओं के अधिकारों को दबाया गया है, पर नारीवादी इसी कारण से इनका उद्भव हुआ, जिससे वो महिलाओं की बात को, उनकी विचारधारा को, उनकी जो अधिकार है उनको सामने लाके रख सकें, ठीक है। तो ये क्या दिखेंगे इनका, जहां पे भी आप इनके बारे में पढ़ोगे तो ज्यादातर हिस्सों में दिखेगा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने की ये बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक चीजें थी नारीवादी सिद्धांत को लेकर। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि बुक में आपके क्या क्या दे रखा है, उसके बारे में बात करें। तो इस दृष्टिकोण के मुताबिक राज्य को नारीवादी अर्थ में नर के बतौर पेश किया जाता है, ठीक है, नर के साथ साथ दिखाया जाता है नारीवादी सिद्धांत को, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि नर के बिना नारी अधूरी है, मतलब दोनों के लिए, दोनों ही कंडीशन में यही होता है, नर भी अधूरा है, नारी भी अधूरी है, पर यहाँ पे दिखाया जाता है, नर के बतौर पेश किया जाता है कि भैया नारी जो है आदमी की तरह ही यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। सिंगल वुमेन आपने देखा होगा ना, जो अकेले घर को संभालती हैं आजकल की औरतें, जो मतलब नॉर्मली आई अप्रिशिएट एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, जो औरतें हैं वो आदमियों की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए कानून स्त्रियों के साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसा पुरुषों के साथ किया जाता है। अगर मान लो कोई स्त्री अपने आप को आदमियों की तरह ट्रीट करती है, तो कानून भी उस औरत को उस आदमी की तरह ही ट्रीट करेगा, यहां पर नारीवादी ये कहती है। आगे कहा जाता है कि भैया क्रांतिकारी नारीवादियों में भी इसे आगे बढ़ाते हैं और ऐसे राज्य को छोड़ देने की मांग करते हैं, ठीक है। जो क्रांतिकारी नारीवादी थे वो इस तरह के राज्य को छोड़ने की बात करते हैं, भैया इससे अलग हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। अधिकांश नारीवादी यह कहते हैं कि उन्हें औरत और बतौर राज्य के मेलजोल को बढ़ाने की जरूरत है। मेलजोल है यहाँ पर। तो ज्यादातर नारीवादी ये कहते हैं कि भैया इस तरह से हमें औरत और राज्य के ना जो मेलजोल है उनको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे हम मिलकर काम कर सके। इस तरह वे राज्य के लिंग निष्पक्षता के नकली दावों की कलई खोल सकेंगे। और मतलब जैसे नॉर्मली क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तों, हर किसी राज्य में कि लिंग के ऊपर आधार पर चीजें को तय किया जाता है, कानून को तय किया जाता है कि भैया नारी है तो इसको डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है, इसके अधिकार कम दिए जाने चाहिए, ये कमजोर है, ये चीजें देखी जाती हैं। तो जिसके कारण से नारीवादी जो विचारधारा है उसका उद्भव हुआ। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि नॉर्मली नारीवादी विचारधारा क्या करती है, समानता की बात करती है। भैया जो उसका जो जिस तरह की सजा उसे मिल रही है उसी तरह की सजा हमें भी मिलनी चाहिए, ठीक है। वो अपने आप को एक ना मतलब स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर पेश करती है कि भैया हम नर के बगैर भी मतलब नारी भी जो है क्या नर के बगैर भी नर के समान है, ये दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे दिखाते हैं कि जो लिंग के भेदभाव है सब समाज के अंदर में, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में वो बात करते हैं। आगे बात करें दोस्तों,
तो कल्याणकारी राज्य के प्रति, कल्याणकारी राज्य के बारे में मैंने बताया था, बहुत अच्छा जो उनका विचारधारा थी वो बहुत अच्छी थी, जिसके अंदर में हर किसी को कल्याण करने की बात की जा रही थी, ठीक है, उसकी भलाई करने की बात की जा रही थी। कल्याणकारी राज्य के प्रति मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण स्वरूप किए गए उदारपूर्ण काम श्रम शक्ति के पुनरुत्थान लाभकारी तरीकों के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोण है, जिसमें मार्क्सवाद का थोड़ा सा झलक दिखता है, ये कल्याणकारी और मार्क्सवादी दोनों का झलक दिखता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भैया नारीवादी जो दृष्टिकोण है क्या है, कल्याण स्वरूप किए गए उदारपूर्ण काम है, उदारपूर्ण जो उनके लिए काम अच्छे काम किए जाते हैं वो है, और ये पुनरुत्थान के लाभकारी तरीकों के अलावा और कुछ नहीं है, ये यहाँ पर बोलते हैं। पितृसत्ता, आप पितृसत्तात्मक के परिवार के बारे में जानते हो कि जहां पर क्या होता है, पिता की सत्ता कायम रहती है, ठीक है, एक नर की सत्ता कायम रहती है, ठीक है, मेरे बाद मेरे बच्चे का, उसके बाद उसके बच्चे का, उसके बाद उसके बच्चे का, ये पितृसत्तात्मक चलता है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में कल्याणकारी राज्य और महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों को बढ़ा देती है, ठीक है। पितृसत्तात्मक की जब हम बात करते हैं तो जो राज्य की महिलाएं होती हैं उसकी जो घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। उनको एक जनन मशीन के तौर पे देखा जाता है कि प्रजनन वाली मशीन, जहां पे वो बच्चे पैदा कर सके, ठीक है, और घर की जिम्मेदारियां बढ़ सके। अगर मान लो कोई आप किसी से शादी करते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप किसी से शादी करते हो तो शादी से पहले वो डिपेंड है, अपने मस्त रह रही है, अलग से रह रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। पर शादी करने के बाद नॉर्मली हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या सोचते हैं कि यार बच्चे होने चाहिए, फैमिली बड़ी होनी चाहिए, तो फैमिली हम बड़ी करते हैं। फैमिली बड़ी होती है तो फिर ना घर पे बाउंडेशन लग जाती है कि यार आप बाहर जॉब करने के लिए नहीं जा सकते। कारण क्या है कि आपके घर पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को देखभाल करना, तो वो बंध जाते हैं घर से। बड़े हो गए बच्चे तो बड़े बच्चे हो गए यार, तो आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं, अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से बंधते हुए चले जाते हैं, जिम्मेदारियों में बंधते हुए चले जाते हैं, जबकि आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बात किया जाता है। कल्याणकारी राज्य के अंदर में इसको उत्पीड़न लिंग ढांचा बनाए रखने में मदद मिलती है, इस तरह से कहता है, ठीक है, कि जो जिम्मेदारियां होती हैं वो एक तरह से लिंग का जो ढांचा है उसको बनाए रखने में मदद मिलती है। कल्याणकारी राज्य के अंदर में ये भी दिखाया जाता है। आगे बात करोगे दोस्तों उत्तर आधुनिकता के बारे में, तो यहाँ पे उत्तर आधुनिकता और राज्य की समझ जो है, यहाँ पे कहता है कि उत्तर आधुनिकता संप्रभुत्व राज्य को ऐसा बेहद आक्षेप मानती है जो आधुनिक सर्वसत्तावादी विमर्श का अंग है, ठीक है। इसको सर्वसत्तावादी के तौर पे भी देखा जाता है कि भैया सबका समान सत्ता हो। मिशेल फूको, यहाँ पे एक विचारक है मिशेल फूको, उनका कहना है कि सत्ता का प्रयोग केवल राज्य के स्तर पर नहीं होता बल्कि ऐसे सूक्ष्म स्तर पर भी होता है जिसको लगातार अनुभूत किया गया है जाता है। इसलिए सत्ता का प्रतिरोध भी केवल दृश्यमान स्तरों पर नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तरों पर भी होना चाहिए। यहाँ पर मिशेल फूको क्या कहते हैं कि भैया जो सत्ता का प्रयोग है वो अलग अलग तरीकों पे, अलग अलग कंडीशंस पे होता है। कई का मानना है सूक्ष्म स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पर भी सत्ता का प्रयोग होता है, कई का मानना है कि सूक्ष्म स्तर पर होना चाहिए, किसी का मानना है नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, हम कई बार छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारे काम की चीजें नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है, तो वहां पे हम सत्ता का प्रयोग नहीं करते। पर मिशेल फूको कहते थे कि छोटी छोटी जगहों पे, सूक्ष्म जगहों पे भी हमें सत्ता का प्रयोग किया जाना चाहिए और अपनी विचारधारा को पहुंचानी चाहिए। अब नारीवादी की हम बात करें तो नारीवादी के प्रकारों के बारे में भी जानते हैं कि किस किस प्रकार के नारीवादी होते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के नारीवादी विचारधारा होती है, ठीक है, और ये जो विचारधारा है वो अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होती है, ठीक है। उदारवादी नारीवाद, जो उदारवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं तो उसे उदारवादी नारीवाद कहते हैं। उग्रवादी, जो थोड़े उग्र हैं उसको हम उग्रवादी नारीवादी कहते हैं, जो थोड़ी एग्रेसिव दिखते हैं। समाजवादी मार्क्सवादी, जो मार्क्सवाद के समर्थक थे या फिर जो समाजवाद के समर्थक थे तो उनको हम मार्क्सवादी या समाजवादी नारीवादी कहते हैं। उत्तर आधुनिकता, जो उत्तर आधुनिकता के सपोर्ट में आए कि भैया ये आधुनिकता जो आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो सही था, तो उसके सपोर्ट में दिखने वाले को हम उत्तर आधुनिकता नारीवादी कहते हैं। सांस्कृतिकवाद, कई सारे नारी जो थे वो संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, संस्कृति को लेकर चलने की बात करती है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक नारीवाद के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ पर्यावरण नारीवाद, आपने चिपको आंदोलन देखा होगा जहाँ पे पूरी तरह से नारियों का रोल था, ठीक है, और भी कई तरह के आंदोलन आपने पूरे विश्व भर में देखा होगा जहाँ पे महिलाओं के रोल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो उसके कारण से यहाँ पे पर्यावरण नारीवादी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, नारीवादी के विचारों के बारे में बात करते हैं। तो ये टोटल प्रकार है। ये जो हमने ये वीडियो पर बना रहे हैं, जो ये वीडियो है टोटल, इसके अंदर में हम बात क्या कर रहे हैं, नारीवादी विचारधारा के बारे में बात करें कि किस प्रकार से वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये टोटल आपका था और ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। तो नॉर्मली जो इस लेसन के अंदर में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो रूसो, कार्ल मार्क्स, जो जितने भी विचारधारा थी ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है।
इसको समझाने के लिए मैंने 9 पार्ट में इसको डिवाइड किया, जिससे आपको समझ में आए, आसानी से समझ में आए, क्योंकि लेसन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचारकों की विचारधारा को स्टडी करना था। अगर मैं एक लेसन में इसको करवाने की कोशिश करता तो आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच होता और मुझे शॉर्ट में ख़त्म करना पड़ता, ठीक है, जिसके कारण से मुझे थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ा, तो सॉरी उसके लिए। एंड दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि हमारा जो दी इन अप चैनल है, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को, हमारे पूरे दी इन अप परिवार को, पूरी दी इन अप टीम को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग भी। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो अगर किसी को PDF चाहिए तो जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है हमारे दी इन अप का, उसको ज्वाइन कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।